ये है कानपुर, मतलब मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मैनचेस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के टाइम पे कई वर्ल्ड फेमस मिलें बनी, जैसे लाल इमली, म्योर मिल, एल्गिन मिल, कानपुर कॉटन मिल। बस तभी से ये बन गया मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। लेकिन अभी तो फिलहाल सब बंद हैं। दोस्तों, कानपुर का जो असली नाम है वो कानपुर नहीं बल्कि कानपुर था। इसका नाम कानपुर जो था वो दो लोगों ने दिया था। पहले थे सचेंडी के राजा हिंदू सिंह और दूसरे रमाईपुर के राजा घनश्याम सिंह। इसका नाम कानपुर तो अंग्रेजों ने कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को कानपुर कहने में प्रॉब्लम लगी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश रूलर हॉब्स जॉनसन था उसने इसे बदलकर कानपुर कर दिया और बाद में कानपुर कहते कहते ये कानपुर बन गया। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भारत में 8वां सबसे बड़ा शहर है। अवध का जो नवाब था सादत अली खान, उसने अंग्रेजों के साथ 1801 में एक ट्रीटी साइन की और इसी ट्रीटी की वजह से कानपुर ब्रिटिशर्स के अंडर आया। कानपुर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का गढ़ था। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं तब कानपुर शहर का नाम खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर में फैली थी, उस क्रांति की सबसे भयानक खूनी घटना का साक्षी कानपुर बना। कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। तो कानपुर में नाना साहब ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 1857 से 1859 के बीच भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हुई। हालांकि इस क्रांति को हमें विद्रोह के नाम से पढ़ाया और बताया गया। तो ये क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में जो भारतीय सैनिक थे, ये उनके द्वारा मेरठ में शुरू हुआ और दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में फैल गया। 1857 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कानपुर तक फैल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानपुर एक इम्पॉर्टेंट सिटी था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये जीटी रोड पर था और गंगा के किनारे था। इसी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रिवर पोर्ट भी था। कानपुर में उस टाइम पे ब्रिटिश जनरल ह्यू व्हीलर था। वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज अच्छे से जानता था और यहाँ के रीत रिवाजों से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। और वो इसलिए क्योंकि उसने यहीं की एक इंडियन लेडी से शादी की थी। उस समय कानपुर में जो अंग्रेज थे वो केवल गिनती के 900 थे, जिसमें सेना, महिलाएं, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, सेल्समैन और इंजीनियर, ये सब 900 में ही थे। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आखिर ये मैस्कर घाट और बीवी घर कांड है क्या। नाना साहब मराठा शासन के पूर्व पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, उनके दत्तक माने गोद लिए उत्तराधिकारी थे। एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद मराठा शासक पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनको बिठूर से खारिज कर दिया। तो जब उन्हें हटा दिया तो पेशवा की कोई अपनी औलाद तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने नाना धोडू पंत मतलब नाना साहब पेशवा इनको गोद ले लिया। तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि अब ये राजा बनेंगे, तो उसी टाइम पे कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम का एक कानून लागू कर दिया और नाना को कानूनी उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कानून था, इसको कुछ लोग हड़प नीति भी कहते हैं। इस कानून को लॉर्ड डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो था उसने लागू किया था। तो इस कानून के तहत अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो राज्य फिर अंग्रेजों के अंडर आ जाता था। और अगर राजा किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहे तो इसके लिए अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस कानून को लगा के अंग्रेजों ने कई राज्य हड़पे थे, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर। तो यही किया अंग्रेजों ने और कहा कि राज्य समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। नाना साहब को अंग्रेजों की ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं थी और उन्होंने कहा कि मुझे गुलामी नहीं, अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। प्यार से भारत छोड़ दो तो ठीक है, वरना हथियार के बल पर छुड़वा देंगे। उधर व्हीलर ने नाना राव के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। 1857 की क्रांति तो शुरू हो ही चुकी थी, बल्कि यूं कहें कि बहुत जोरों शोरों पर थी। तभी भारतीय सिपाही जो ब्रिटिश सेना में थे उन्होंने 5 जून को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नाना साहब का साथ देने का फैसला ले लिया और नाना और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। 6 जून 1857 को सुबह 10 बजे किले पर नाना साहब की तोप का पहला गोला गिरा। 6 जून से 26 जून तक किले पे नाना साहब की जो बड़ी बड़ी तोपें थीं, जिन्हें वे नवाबगंज की मैगजीन से लाते थे, वे भयंकर तबाही मचाती रहीं और नाना साहब के सिपाहियों ने किले को भी चारों तरफ से घेर लिया और जो रसद जाती थी ना, मतलब खाने पीने का सामान, उसको भी रोक दिया। इधर गेम में और तब मजा आया जब 6 तारीख को अवध लोकल इन्फेंट्री की 4वीं और 5वीं बटालियन भी जाकर नाना की फौज में मिल गई। इन नई पलटनों ने आकर अपनी तोपों से किले के भीतर उस जगह पर गोले बरसाए जहां कुआं था। वो जो कुआं था वो किले में पानी के लिए एकमात्र साधन था और वो भी ध्वस्त हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ हुए इस युद्ध में कई क्रांतिकारी भी शहीद हुए।
इस जंग में नाना राव, तात्या टोपे समेत हजारों क्रांतिकारी अंग्रेजों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे थे। इन सबसे बचने के लिए अंग्रेज आखिर हार मानकर समझौते पर उतर आए और आखिर में 25 जून को किले के अंदर से सफेद झंडा लहराकर जनरल व्हीलर ने अपने तमाम सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। हार के बाद जनरल व्हीलर ने नाना साहब की शर्तें मान ली तो उसमें यह तय हुआ कि 27 तारीख को अंग्रेज किले से निकल के गंगा के रास्ते इलाहाबाद जाएंगे। ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत शहर में बाकी बचे जो अंग्रेज थे उनको सुरक्षित कलकत्ता जाने के लिए सत्ती चौरा घाट पर आना था। इसीलिए 27 जून 1857 को सत्ती चौरा घाट, जिसको अब मैस्कर घाट बोलते हैं, वहाँ पे 40 नावें मंगाई गई। अंग्रेज कलकत्ता जाने के लिए पहुंचे। अंग्रेजी अफसर और उनके परिवार के सदस्य इलाहाबाद जाने के लिए नाव पर सवार हो रहे थे। घाट पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी जो इस नज़ारे को देख रहे थे। उस भीड़ में तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा और अजीज मल भी मौजूद थे। लेकिन नाना राव पेशवा वहाँ नहीं थे, वो वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर थे। तभी अंग्रेज फौज के कुछ सिपाहियों ने एकाएक गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में जो हजारों की भीड़ थी वहाँ पे, वो भड़क गई और फिर उस भीड़ ने अंग्रेजों को ऐसा काटा है कि क्या बताएं। अंग्रेज अफसरों को एक एक कर नीचे उतार कर मौत के घाट उतार दिया। उसमें 450 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए थे। इसको सत्ती चौरा घाट नरसंहार कहते हैं। अब बात करते हैं बीबी घर कांड की। तो जब नाना राव के सामने घुटने टेकने के बाद अंग्रेजों से जो समझौता हुआ था कि उन्हें नावों से कलकत्ता जाने दिया जाए, अंग्रेजों ने यहाँ भी समझौते पर विश्वासघात किया और सबसे पहले हमला किया, जिसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। क्रांतिकारी अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद जब महिलाओं का कत्ल करने के लिए बढ़े तो नाना राव ने उन्हें रोक दिया और सभी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित सवादा कोठी भेज दिया और वहां से नाना राव के बीबी घर में रहने के लिए भेज दिया गया। उनकी सुरक्षा के लिए नाना राव ने 2-3 सुरक्षा गार्ड लगाए और उन गार्डों की एक मुखिया हुसैनी खानम को बना दिया। यहाँ पर अंग्रेज महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि उन्हें इलाहाबाद भेजने की तैयारी भी की जा रही थी कि तभी अंग्रेज सैनिक सत्ती चौरा घाट का बदला लेने के लिए वहां भी आ पहुंचे। सत्ती चौरा घाट में जो कत्लेआम हुआ था उससे बौखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने कानपुर को चारों तरफ से घेर लिया। बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के फांसी पर लटकाया जाने लगा। सैकड़ों क्रांतिकारियों को मारा गया। अंग्रेजों की इस करतूत की सजा जो अंग्रेज महिलाएं बीबी घर में थी उनको उठानी पड़ी, क्योंकि हम तुम्हारे बीवी बच्चों की रखवाली करें और तुम हमारे निर्दोष लोगों को फांसी पर चढ़ाओ। इसी को देखकर हुसैनी खानम बेगम गुस्से से लाल हो गई और वहां मौजूद जो और गार्ड थे उनकी मदद से 15 जुलाई 1857 को बीबी घर में रह रही सभी महिलाओं को हुसैनी बेगम ने मौत के घाट उतार दिया। बीबी घर कांड ने अंग्रेजों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया। बीबी घर कांड का आरोप नाना राव पर लगाया गया कि उनके इशारे पर यह नरसंहार किया गया, जबकि नाना राव ने इसका कभी कोई आदेश ही नहीं दिया और न कभी समर्थन किया। बीबी घर कांड को लेकर इंग्लैंड तक में भारी आक्रोश था। ऐसे बढ़ते दबाव को देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने कई बार नकली नाना राव को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, लेकिन असली नाना राव कभी अंग्रेजों को मिले ही नहीं। अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 135 क्रांतिकारियों को नाना राव पार्क में मौजूद बरगद के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी। बाद में इलाहाबाद में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने कानपुर की ओर कूच किया। कानपुर पर दोबारा कब्जा करने के बाद जो हत्याकांड का पता चला उसे बीबी घर कांड के नाम से जाना जाता है। बीबी घर में हुई हत्याओं ने अंग्रेजों को नाराज और शेम फील करा दिया था। युद्ध का नारा दिया, रिमेंबर कानपुर। बीबी घर कांड को लेकर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी बहुत शेम फील किया जा रहा था। वहां सड़कों पर होने वाले नाटक में नाना राव के पुतले को फांसी पर लटकाया जाता था। जब इस तरह की बढ़ते दबाव को देखते हुए अंग्रेजों ने कई बार नकली नाना राव को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, लेकिन असली नाना राव कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे।